दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब क्या हुआ कि भगवान की कृपा से। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आवश्यक एक इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी जानकारी है वो देना चाहूँगा। दोस्तों, अक्सर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप शेयर करें। तो दोस्तों, कल मुझे एक कमेंट देखने को मिला। एक तरह से वो बहुत ही अच्छा सजेशन था, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया कि सर आप कहानी के अंदर क्वेश्चन आंसर भी दिया कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद जब ये कहानी पूरी हो जाएगी तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर से ही मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दूंगा और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में। और आपको क्या करना है कि आपको उनके जो आंसर हैं वो आपको लिख करके कमेंट में बताने हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे आप पूरा सुनिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपसे एक भी चीज़ मिस ना हो। क्योंकि कहानी के एंड में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो आप बिल्कुल ध्यान से ही देखें, हर एक वर्ड मीनिंग को ज़रूर नोट करें। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को रेगुलरली करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। कई लोगों की होती है, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें कि कहानी पूरी होने के बाद 3-4 जो क्वेश्चंस है वो मैं इसमें आपसे पूछूंगा और आपको उनको आंसर बताने हैं। और वो जो आप आंसर देंगे वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देने हैं। तो चलिए इसको अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। वन इवनिंग a rich merchant was returning to his village after a lot of shopping from the town। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो ऐसे स्थानों पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की 4th फॉर्म लगाई जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा ही वर्ब की 4th फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की 4th फॉर्म का मतलब होता है जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको आईएनजी भी ऐड करनी होगी। जैसे मान लीजिए गो मतलब जाना, अब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, ये हो जाएगी वर्ब की 4th फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन इवनिंग, एक शाम, आ रिच मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक अमीर व्यापारी, वॉज रिटर्निंग, वापस जा रहा था, लौट रहा था, टू हिज विलेज, अपने गांव लौट रहा था, आफ्टर आ लॉट ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब है खरीदारी, आफ्टर लॉट ऑफ शॉपिंग, बहुत सारी खरीदारी करने के बाद, फ्रॉम द टाउन, शहर से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक शाम एक अमीर व्यापारी अपने गांव, हिज मतलब अपने गांव वापस लौट रहा था, शहर से बहुत सारी खरीदारी करने के बाद। आगे देखिए, ही वॉज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स एंड वॉज मूविंग इन द मिडस्ट ऑफ अ डेंस जंगल। ही वॉज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है। राइड का मतलब होता है किसी पर सवार होना या फिर घुड़सवारी करना।
तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, मतलब वह अपने घोड़े पर सवार था। एंड वॉज मूविंग, मूव होता है किसी तरफ बढ़ना, आगे जाना, एंड वॉज मूविंग, और वो चल रहा था, बढ़ रहा था, इन द मिडस्ट ऑफ ए डेंस जंगल। दोस्तों मिडस्ट का मतलब था बीचों बीच, और डेंस का मतलब घना, और वो घने जंगल के बीचों बीच मूव हो रहा था, चल रहा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स एंड वॉज मूविंग इन द मिडस्ट ऑफ अ डेंस जंगल, मतलब वह अपने घोड़े पर सवार था और वह जंगल के घने जंगल के बीच में जा रहा था, मूव कर रहा था, मतलब कि वो जा रहा था। आगे देखिए, सडनली द वेदर कंडीशंस डिटीरियोटेड एंड इट बिकेम फॉगी। क्या मतलब हुआ, सडनली। दोस्तों सडनली का मतलब होता है अचानक, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता हो। तो सडनली को आप नोट कर लीजिए, सडनली मतलब अचानक। द वेदर कंडीशंस, दोस्तों वेदर का मतलब होता है मौसम, और कंडीशंस का मतलब होता है स्थिति, परिस्थिति। जो सडनली द वेदर कंडीशन में अचानक जो मौसम की स्थिति थी, डिटीरियोटेड। दोस्तों डिटीरियोट का मतलब होता है बिगड़ जाना, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, इस तरह के वर्ड मीनिंग कम ही देखने को मिलते हैं। और जो सेकंड फॉर्म है वो है डिटीरियोरेटेड, स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, DETERIORATED। वेदर कंडीशंस डिटीरियोटेड मतलब कि मौसम की स्थिति बिगड़ गई, एंड इट बिकेम फॉगी। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिकम मतलब होना, बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और फॉगी का मतलब कोहरा, कोहरे वाले को फॉगी कहा जाता है जो कि एडजेक्टिव है। एंड इट बिकेम फॉगी, और कोहरा हो गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सडनली द वेदर कंडीशंस डिटीरियोटेड एंड इट बिकेम फॉगी। अचानक मौसम की स्थिति बिगड़ गई और कोहरा छा गया, और यह कह सकते हैं और कोहरा हो गया। आगे देखिए, इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट टू मूव अहेड। क्या मतलब हुआ, इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट टू मूव अहेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हार्ड का मतलब होता है मुश्किल होना, मुश्किल को हार्ड कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, या फिर कठिन, मुश्किल को हार्ड कहते हैं। इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट, और व्यापारी के लिए मुश्किल था, टू मूव अहेड। अहेड मतलब आगे, और आप इसको भी नोट कर लीजिए, AHEAD, अहेड मतलब आगे, मूव अहेड आगे बढ़ना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट टू मूव अहेड। व्यापारी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। आगे देखिए, सडनली सम डेकोइट्स सराउंडेड हिम एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग्स। क्या मतलब हुआ, सडनली। सडनली मतलब अचानक। सम डेकोइट्स, डाकू को दोस्तों डेकोइट कहा जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सराउंड जो है फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है घेरना, सेकंड फॉर्म सराउंडेड। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली अचानक, सम डेकोइट्स सराउंडेड हिम, हिम मतलब उसे, अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू हैंड ओवर सौंपने को कहा, हिज बिलोंगिंग्स उसका सामान। बिलोंगिंग्स का मतलब था सामान, वस्तु, और हैंड ओवर का मतलब भी आप नोट कर लीजिए, हैंड ओवर मतलब सौंपना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सडनली सम डेकोइट्स सराउंडेड हिम, अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग्स, और उसे उसका सामान सौंपने को कहा। चलिए आगे देखिए, द मर्चेंट समहाउ एस्केप। दोस्तों ESCAP आप इसे नोट कर लीजिए। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बच निकल जाना, किसी परेशानी से, संकट से बचने को एस्केप कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है एस्केप्ड। और समहाउ का मतलब होता है कैसे भी करके। द मर्चेंट समहाउ एस्केप्ड,
व्यापारी किसी न किसी तरह बच गया, या कह सकते हैं व्यापारी किसी तरह बच निकला। द लीडर ऑफ द डेकोइट्स ट्राइड टू शूट द मर्चेंट बट कुड नॉट टारगेट हिम बिकॉज ऑफ द फॉग। क्या अर्थ हुआ? द लीडर ऑफ द डेकोइट्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ट्राई मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड। द लीडर ऑफ द डेकोइट्स, डाकुओं के सरदार ने, ट्राइड कोशिश की, टू शूट द मर्चेंट व्यापारी को शूट करने की, शूट मतलब गोली मारना। तो क्या अर्थ हुआ कि डाकुओं के सरदार ने, या कहते हैं डाकुओं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि डाकुओं के मुखिया ने व्यापारी को शूट करने की मतलब गोली मारने की कोशिश की, बट कुड नॉट टारगेट हिम, लेकिन उस पर वो निशाना नहीं साध सका। और दोस्तों यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया। कुड के बारे में आपको बता देता हूँ। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहाँ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन कुड नॉट टारगेट हिम, लेकिन उस पर निशाना नहीं लगा सका। बिकॉज ऑफ द फॉग, बिकॉज ऑफ द फॉग मतलब कोहरे के कारण, या कह सकते हैं कोहरे की वजह से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द लीडर ऑफ द डेकोइट्स ट्राइड टू शूट द मर्चेंट बट कुड नॉट टारगेट हिम बिकॉज ऑफ द फॉग। क्या मतलब है इस लाइन का? कि डाकुओं के सरदार ने, या कह सकते हैं डाकुओं के मुखिया ने उसे शूट करने की मतलब गोली मारने की, उसे गोली मारने की कोशिश की, बट कुड नॉट टारगेट हिम, लेकिन उस पर निशाना नहीं लगा सका, निशाना नहीं साध सका, बिकॉज ऑफ द फॉग, कोहरे के कारण। द मर्चेंट थैंक्ड गॉड, थैंक का मतलब धन्यवाद देना। व्यापारी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। बिकॉज ऑफ होम, जिसकी वजह से, हिज लाइफ, उसका जीवन, एंड वेल्थ, और उसकी संपत्ति, वर सेव्ड, बच गए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि व्यापारी ने भगवान को धन्यवाद किया, जिसकी वजह से उसका जीवन और जो उसकी संपत्ति थी वो बच गए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। और अगर आज की कहानी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था, आज मैं इस कहानी के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो दोस्तों अब आप उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई कॉपी या नोटबुक रख लीजिए पास में, पेन ले लीजिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको वो मैं आपको हिंदी में बोलूँगा, तो आप उसे एज इट इज़ आप उसे नोट कर लें। कि अब देखिए दोस्तों, कहानी आप पूरी सुन चुके हैं। मैंने एक वर्ड की यहाँ पर ट्रांसलेशन कर दी है, ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पूरी समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस कहानी के अंदर से ही कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैं क्रिएट करूँगा, मतलब 4-5 क्वेश्चंस जो अपनी तरफ से मैं बनाऊँगा। तो आपको क्या करना है, आप उन्हें पहले हिंदी में नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, और आप जब इसको आंसर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर होमवर्क आपका ये है कि जो आप आंसर लिखेंगे उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। आप जैसा भी कर सकें अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास करिए कि आप सही जो ग्रामर का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाएं। तो आप जो है उसके जो आंसर लिखेंगे वो आप इंग्लिश में लिखेंगे, और आप जब उसको ट्रांसलेट करें, आंसर लिखें और आप उसको कमेंट में शेयर करें। और दोस्तों मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, उन्हें मैं चेक करूंगा और उस पर मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आप ज़रूर इस एक्टिविटी को करें, क्योंकि दोस्तों जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपके जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से हम इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उन्हें एक एक करके नोट कर लीजिए। मैं 4 या 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इस कहानी में से देने वाला हूँ, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि जो व्यापारी है वो कहाँ से वापस आ रहा था। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल ये है यहाँ पर, जो व्यापारी है वो कहाँ से लौट रहा था। तो आप अपना आंसर इंग्लिश में लिखें और ये बताएं कि वो कहाँ से लौट रहा था। कहानी आप सुन चुके हैं तो आप इसका जवाब अच्छी से दे सकते हैं। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए कि ये जो व्यापारी है इसे किसने घेरा। मैं दोबारा से क्वेश्चंस को बता देता हूं दोस्तों, कहानी आप पूरी सुन चुके हो। तो आपका सवाल ये है कि उस व्यापारी को जंगल में किसने घेरा। चलिए अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि जब उसे
डाकुओं द्वारा उस पर हमला किया गया। तो आपको ये बताना है कि वो जो डाकुओं ने उसे उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो उसको टारगेट क्यों नहीं कर सके, उसका क्या कारण था, ये भी आप बताएं, ये भी क्वेश्चन है। और दोस्तों सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो व्यापारी था उसकी जान कैसे बची। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हैं 4-5 मैंने हिंदी में पूछे हैं, तो आप जब आप इनको आंसर लिखेंगे तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और आंसर बताएं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट पर जो भी आप आंसर देंगे उसमें मैं रिप्लाई करके बताऊं, और यदि कोई करेक्शन है तो मैं भी उसे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।